नमस्कार। मैं लकी वाशनी रेडी फॉर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्योग्राफी का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब तक हमने अपने ज्योग्राफी से जितने भी टॉपिक पढ़े उसी टॉपिक पे आगे बढ़ाते हुए आज से हम अपना टॉपिक एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अक्षांश देशांतर रेखाएं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखाएं व समय। आज हम इस टॉपिक को कंप्लीट करने का पूरी कोशिश करेंगे कि इस वीडियो से आज इस टॉपिक को हम पूरा कवर कर ले और अच्छे से इसको कंट्रोल कर ले और दोबारा आपको फिर कभी अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ने की आवश्यकता ना हो। देखिए, सबसे पहले हम अक्षांश रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या होती हैं अक्षांश रेखाएं? अक्षांश रेखाएं। अच्छा, इससे पहले एक चीज और हम क्लियर कर लेते हैं कि आखिर हमें अक्षांश रेखाओं की और देशांतर रेखाओं की आवश्यकता क्यों पड़ी। अच्छा, आप में से जो भी मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उन्होंने एक चीज पढ़ी होगी जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मैं पहले मैथ्स में थोड़ा सा आपको टर्न कर रहा हूं मैथ्स में और वापस फिर हम ज्योग्राफी की तरफ टर्न करेंगे। मैथ्स में टॉपिक होता था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हम पढ़ते थे एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, बाई एक्सिस, बाई डैश एक्सिस। याद आया होगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो तो एक बार में समझ जाएंगे। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ते थे। इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम इसलिए पढ़ते थे जिससे हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन का पता लगा सकें कि ये पॉइंट आखिर है तो कहां पर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसे 1 2 3 1 2 3, अब इस पॉइंट की लोकेशन को हम 3,3 बोल देते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम किसी पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए इसी तरह से देखते हैं किसी भी प्लेन पे। सेम कंडीशन हमारी अप्लाई होती है देशांतर और अक्षांश रेखाओं वाले केस में। इसी वजह से जिस तरह से किसी पॉइंट की लोकेशन निकालने के लिए हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इसी तरह से पृथ्वी पर, अर्थ पर किसी भी शहर, किसी भी जगह की लोकेशन को फाइंड करने के लिए हमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं मतलब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइन की हमें जरूरत पड़ती है। इस तरह से पढ़ती है। मैं इसी वीडियो में लास्ट तक उम्मीद करता हूं कि आपको इन सब बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के माध्यम से हम किस तरह से इनका पता लगा सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं देखिए, अक्षांश रेखाएं सबसे पहले हमने कल की वीडियो में आपको एक चीज बताई थी, 3 रेखाओं के बारे में बताया था हमने। हमने 3 रेखाओं के बारे में कल आपको पढ़ाया था। सबसे पहले हमने आपको बताया था एक रेखा जो 0 डिग्री से 0 डिग्री रेखा जिसको हम बोलते हैं, इसका हमने कल लाइन नाम बताया था आपको विषुवत रेखा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्वेटर। एक ऐसी रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है, मतलब पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, उस रेखा को बोलते हैं हम विषुवत रेखा, इक्वेटर। हाँ, एक चीज और, ऐसी कोई रेखा हमारे पृथ्वी पर खींची हुई नहीं है। ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमने केवल और केवल किसी लोकेशन को ट्रेस करने के लिए अपनी सुविधा के लिए तैयार की है। इन सब रेखाओं की केवल कल्पना की गई है। ऐसा नहीं है कोई एक व्यक्ति गया था और स्केच लेके लाइन खींच के आया पूरी पृथ्वी पर। ये सारी लाइंस केवल और केवल काल्पनिक रेखाएं। देखिए, सबसे पहले हमने कल्पना की एक 0 डिग्री रेखा की जो पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर बनाता हूं। पृथ्वी के 0 डिग्री जो हमारी लाइन है, यहीं से हमने पृथ्वी का केंद्र माना। पृथ्वी के केंद्र से सपोज कीजिए आप एक एंगल बनाएंगे आप 10 डिग्री का, तो वो ऐसे बनेगा यहां तक। अब जिस पॉइंट पे हमारा 10 डिग्री का एंगल बनेगा, उसी पॉइंट से विषुवत रेखा के समांतर हम एक रेखा खींचेंगे और इसी चारों तरफ, पृथ्वी गोल है मतलब पृथ्वी के चारों तरफ आप विषुवत रेखा के समांतर पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जिस लाइन को हमने क्योंकि 10 डिग्री एंगल पे लिया था इसलिए हम इसको बोल देंगे 10 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, अब मैं देखिए इसको थोड़ा और समझाता हूं। ये आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है, जो पृथ्वी को हॉरिजॉन्टली डिवाइड करती हैं, यानी कि लैटिट्यूड, इनको इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूडनल लाइंस, उन्हें अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। ध्यान से देखिए,
इसमें जो इंपोर्टेंट अक्षांशीय रेखाएं हैं उनके बारे में हम यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री लाइन, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। उसके बाद हम पढ़ते हैं 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मतलब मैं यहां हिंदी में लिख देता हूं कर्क रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बताया था कि विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश जब सीधा पड़ता है तो वर्ष भर सीधा पड़ता है, पूरे साल इसमें सीधा प्रकाश पड़ता है। इसी कारण विषुवत रेखा पर दिन और रात समान अवधि के होते हैं, सेम टाइमिंग के होते हैं विषुवत रेखा पर। यानी विषुवत रेखा से जो ऊपर का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम नॉर्थ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम साउथ, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट इज कॉल्ड साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसे हम बोल देंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हिंदी में हम इसको बोलते हैं मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं के बारे में तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। यहां पे एक दो रेखाओं के बारे में और पढ़ेंगे। 66.5 डिग्री, इसको हम बोलते हैं सब आर्कटिक सर्किल। इसी तरह से जो 66.5 आएगा साउथ में, ये तो नॉर्थ में हो गया, इसको हम बोलते हैं सब अंटार्कटिक सर्किल। मतलब उप आर्कटिक वृत्त, और यहां पे हो जाएगा उप अंटार्कटिक वृत्त। इस तरह से अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। अच्छा, अब इसमें इतना ही काफी है वैसे बताने के लिए। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ते हैं। क्या होती है देशांतर रेखाएं? देशांतर रेखाएं क्या होती हैं? जिस तरह से पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड अक्षांश रेखाएं कर रही थी, उसी प्रकार से देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। फर्क क्या है कि ये पृथ्वी को जो डिवाइड कर रही थी वो इस तरह से कर रही थी, जबकि जो अक्षांशीय जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो वर्टिकली इस तरह से। आप देख रहे हैं मैंने इसमें दोनों रेखाएं बनाई हैं। इसमें मैंने अक्षांश रेखाओं को भी दिखाया है और देशांतर रेखाओं को भी दिखाया है। तो जो पृथ्वी को वर्टिकली जो डिवाइड करती हैं, इन रेखाओं को हम बोलते हैं अक्षांशीय रेखाएं। अच्छा, एक चीज और, टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ये चीज हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसको हमने बोला था 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा। इसी तरह से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री करते करते ये ऊपर तक जाती है 90 डिग्री तक। 90 डिग्री पे आपका उत्तरी ध्रुव हो जाता है, नॉर्थ पोल, और नीचे नीचे इसी तरह से 1 डिग्री 2 डिग्री करते हुए यहां तक आ जाती है 90 डिग्री तक। यहां पे होता है आपका दक्षिणी ध्रुव। इसको हम क्या बोल देते हैं? ये 90 डिग्री यानी कि दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पे। अब आप देखिए टोटल कितनी लाइंस हो रही हैं। देखिए कहीं कहीं यानी कि जो हमारा 90 डिग्री का होता है ये डॉटेड होता है बिल्कुल, मतलब इसको हम सर्किल नहीं बनता है, इसको सर्किल नहीं मानते हैं। तो इस तरह से आप देखिए टोटल हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और एक 0 डिग्री वाली मतलब 1। टोटल कितनी हो गई? 181। लेकिन जो हमारी उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल अक्षांशीय रेखाएं कितनी होंगी, तो ये होंगी। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अक्षांशीय वृत्त कितने होंगे, अक्षांशीय वृत्त कितने होंगे, तो 181 माइनस 2 मतलब 179। इसका रीजन कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे वृत्त का निर्माण ये अक्षांशीय रेखाएं नहीं करती हैं।
अक्षांशीय रेखाएं तो होती हैं लेकिन ये वृत्त का निर्माण नहीं करती हैं, सर्किल का निर्माण नहीं करती हैं। यही रीजन है कि 181 हमारी कुल अक्षांशीय रेखाएं हो जाएंगी और अक्षांशीय वृत्त जो होंगे वो हमारे 181 माइनस 2, एक ऊपर का माइनस किया हमने, एक नीचे का माइनस किया, 179 हो जाएंगे। एक चीज और, दो अक्षांशीय वृत्त यानी कि 1 डिग्री के गैप पर होते हैं, 0 डिग्री 1 डिग्री, इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है? तो विषुवत रेखा पर यह गैप होता है 111 किलोमीटर। अभी हम अक्षांशीय रेखाओं के बारे में पढ़ रहे हैं, देशांतर रेखाओं पे हम आते हैं। इसमें विषुवत रेखा पे जो गैप होता है वो होता है 111 किलोमीटर। जैसे ऊपर जाते जाते हैं इस दूरी में कुछ कमी और कुछ ज्यादा होता रहता है, मतलब हर जगह समान नहीं रहता, लेकिन विषुवत रेखा पर यह दूरी 111 किलोमीटर की होती है। इस तरह से अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने आपको सारा कुछ इंफॉर्मेशन दे दी जो एक अक्षांश रेखाओं के लिए जरूरी है। अब हम देशांतर रेखाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। देखिए, देशांतर रेखाओं की बात करते हैं। जिस तरह से अभी हमने अक्षांशीय रेखाओं के बारे में बताया, देशांतर रेखा देखिए, जिस तरह से अक्षांशीय रेखाएं पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित कर रही थी, जो विषुवत रेखा थी, उसी प्रकार से जो 0 डिग्री लाइन है, ऐसे मान लीजिए जो 0 डिग्री लाइन है, ये पृथ्वी, इसे बोलते हैं देशांतर रेखाएं, जो पृथ्वी को लंबवत विभाजित करती है। तो उसी प्रकार 0 डिग्री लाइन पृथ्वी को 2 गोलार्धों में विभाजित करती है। इसको बोल देते हैं हम पूर्वी गोलार्ध और इसको बोल देते हैं हम पश्चिमी गोलार्ध, यानी कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और जो हमारी अक्षांशीय रेखाएं थी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड कर रही थी। अब हम बात करते हैं आगे। देखिए, अब ये टोटल कितनी होती है? 0 डिग्री से 180 इधर और 180 इधर, क्योंकि हमारा एक पूरा सर्किल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या जो होती है, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, इक्वल टू होता है 360 डिग्री। अब देखिए, इनकी हेल्प से हम क्या क्या करते हैं, इस बात को हम देखते हैं। मैं इसको सर्किल ना बना के एक फ्लैट उस पर समझाता हूं। मान लीजिए ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, जो कहां से होके जाती है? सबसे पहले 0 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है, इसको हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। हिंदी में बोलते हैं हम इसे प्रधान याम्योत्तर। ये लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से होके गुजरती है, ग्रीनविच लंदन। इसी कारण इसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन होती है हमारी, वो लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से होकर गुजरती है। यही कारण है इसको ग्रीनविच लाइन भी बोला जाता है। टोटल ये कितनी है? 360। अर्थ हमारी बॉल है। सपोज कीजिए, मैं आपको इस बॉल की हेल्प से दिखाता हूं। जैसे ये 0 डिग्री लाइन है, इसे हमने बोल दिया 0 डिग्री लाइन। अब 0 डिग्री लाइन के पूरब में भी लाइंस होंगी और पश्चिम में भी लाइंस होंगी। तो जो 0 डिग्री के पूरब में लाइन होती हैं, इनको बोलते हैं पूर्वी देशांतर रेखाएं, और जो 0 डिग्री के पश्चिम में लाइन होती हैं, उन्हें बोलते हैं पश्चिमी देशांतर रेखाएं। 0 डिग्री के पूर्व में कितनी होंगी? ये भी 180 होंगी, और पश्चिम में कितनी होंगी? ये भी 180 होंगी। टोटल मिला के कितनी हो जाती है? 360। अब जो 0 डिग्री के पूर्व में चलने पर जो 180 लाइन आती है, वो यहां पे आके आपकी 180 लाइन हो जाती है टोटल। अब जो 180 लाइन है, 180 इधर से, 180 इधर से, तो ये तो 180 वाली होगी। अब हम देखते हैं इनसे हमारे समय पे क्या फर्क पड़ता है। हम 1 डिग्री जैसे ही पूरब की तरफ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी हमारी किधर घूम रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। पश्चिम ये है और पूरब ये है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। पूरब पृथ्वी एक राउंड लेने में कितना टाइम लगाती है? कितना टाइम? 24 घंटे। अब देखिए, 1 डिग्री चलने में, पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगता है? देखिए, 360 डिग्री 360 डिग्री रोटेशन में टाइम लगता है 24 आवर
मतलब 360 डिग्री रोटेट होने में टाइम लगता है 24 मल्टीप्लाई 60 मिनट। तो इट्स मीन हमें 1 डिग्री अगर रोटेट होना है, हमें 1 डिग्री हमारी अर्थ रोटेट होगी तो उसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा 24 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 360। देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 1 जा 6 6 जा 6 1 जा 6 4 जा, मतलब 4 मिनट। यहां से ये बात क्लियर होती है कि अगर अर्थ को वेस्ट से ईस्ट की तरफ 1 डिग्री मूव करना है तो उसको 4 मिनट का टाइम लगेगा। कितना लगेगा? 4 मिनट का टाइम। यानी कि यहां से ये कंक्लूजन आता है कि अगर 1 डिग्री इधर जाएंगे तो टाइम 4 मिनट पहले होगा, पूरब में टाइम पहले होगा और पश्चिम में टाइम बाद में आएगा। जितना इधर जाते जाएंगे उतना टाइम हमारा क्या होगा? आगे आता जाएगा, पहले आता जाएगा, यानी कि पहले टाइम यहां पे होगा, उसके बाद इधर जब हम आएंगे तो इधर टाइम हमारा पीछे चल रहा होगा। यही वजह है हम कहते हैं कि अमेरिका में रात हो रही है, इंडिया में दिन हो रहा है, इंडिया में रात हो रही है, अमेरिका में दिन हो रहा है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइन्स अलग अलग हैं। यही कारण है कि उनके समय में भी परिवर्तन पाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी को रोटेट होने में कितना टाइम लगता है? 24 घंटे का, और 1 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। तो जैसे पूरब की तरफ बढ़ती जाएगी उधर टाइम पहले आता जाएगा और पश्चिम में टाइम बाद में आएगा। इसके मैं कुछ कंक्लूजन आपको और दिखाता हूं, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो हमने यहां पे देखा कि पृथ्वी को 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। अब देखिए जैसे हमारा इंडिया है, मैं हाल के यहां पे इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं। ये मैंने इंडिया बनाया। अब आप देखेंगे कि हमने कहा कि 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट का समय लगता है। अब आपको पता है कि जो इंडिया भी तो किन्हीं 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में होगा। इंडिया जो 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में है, ये है आपका 67 डिग्री समथिंग मिनट है, और यहाँ पे 97 डिग्री समथिंग मिनट, लगभग कुछ समथिंग है। तो इन दोनों के बीच में जो गैप आ रहा है वो तो 30 डिग्री का आ रहा है। तो 30 डिग्री गैप आने का मतलब क्या हो गया कि अरुणाचल प्रदेश जो हमारा यहां पर है, यहां पे समय पहले हो जाएगा और यहां पे टाइम बाद में होगा। इट्स वेरी ट्रू, होता है। लेकिन ये कैसे संभव है कि हम एक ही देश में 2-2 समय चलाएं? इसका मतलब क्या होगा? 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट। तो 30 डिग्री रोटेट होने में कितना टाइम लगेगा? 30 मल्टीप्लाई 4 मतलब 120 मिनट, मतलब 2 घंटे, 2 आवर। पता चला कि यहां पर 2 बज रहे हैं दोपहर के, और यहां पर अभी 12 बजे। क्या एक देश में 2 समय संभव हो सकते थे? अरुणाचल प्रदेश में 2 बज रहे हैं और यहां पे 12 बज रहे हैं। यही रीजन था कि भारत ने अपनी प्रधान यामोत्तर रेखा को अलग माना। हर देश ने अपनी एक यामोत्तर रेखा मानी, भारत ने भी अपनी एक यामोत्तर रेखा मानी जो 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है। ये इलाहाबाद के, यानी अब तो प्रयागराज बोलेंगे आप, प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री। और जो 0 डिग्री थी वो कहां से होकर गुजर रही थी? जो हमारी 0 डिग्री लाइन थी वो इंग्लैंड यानी कि लंदन के ग्रीनविच नामक जगह से होकर गुजर रही थी। अब कभी कभी एक एग्जाम क्वेश्चन पूछता है कि लंदन के ग्रीनविच समय में, ग्रीनविच के यानी कि लंदन के समय में और भारत के समय में कितना अंतर है? तो आप देखिए 0 डिग्री पे हमारा लंदन है और 82.5 डिग्री पे हमारा क्या है? इंडिया है। क्योंकि इंडिया के हमने यामोत्तर लाइन किसे मानी है? मेरिडियन लाइन हमने किसको माना है? 82.5 डिग्री को। अब आप देखिए मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। अब इन दोनों के बीच में गैप कितना हो गया? 82.5 डिग्री का। मतलब जब हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से हम प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 82 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16 प्लस 1 मतलब 165, 165 अपॉन 2 डिग्री। When we multiply by 4, what we got? 165 multiply by 2, 2 5 10 का 0 कैरी 1,
2 6 12 और 1 13 का 3 कैरी 1, 2 1 2 और 3 330 मिनट। लंदन के समय में और हमारे समय में कितना फर्क होगा? 330 मिनट का। या हम कह सकते हैं जब हम 330 मिनट को कन्वर्ट करेंगे यानी कि 60 से डिवाइड करके हम इसको जब आवर में चेंज करेंगे तो आप देखेंगे हमें क्या मिलेगा? 6 5 30, 5 आवर 30 मिनट। यहां से क्लियर हो जाता है कि जो लंदन का टाइम होगा और जो इंडिया का टाइम होगा उसमें कितना फर्क होगा? 5 आवर 30 मिनट। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन खूब डिमांड किया जाता है कि लंदन के टाइम में और हमारे इंडिया के टाइम में कितना फर्क है, या फिर वो दो मेरिडियन लाइन दे देगा आपको कि एक मेरिडियन लाइन उसने 5 डिग्री दे दी और एक मेरिडियन लाइन उसने 30 डिग्री दे दी। अब वो पूछेगा कि दोनों में कितना फर्क होगा, तो आप क्या करेंगे? दोनों मेरिडियन लाइन के बीच का गैप फाइंड करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, आपको मिनट पता चल जाएंगे। अगर इस प्रकार से लंदन में, अगर हमारे भारत में शाम के 5:30 बज रहे हैं तो लंदन में उस टाइम दोपहर के 12 बजे होंगे। भारत में 5:30 पहले बजेंगे क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में आ रहा है, आपका पूरा ईस्ट में आ रहा है, जबकि हमारा जो लंदन है वो जो हमारा भारत है वो ईस्ट में है और जो लंदन है वो वेस्ट में है। यही रीजन है कि भारत का समय 5.5 घंटे आगे रहता है। आशा करता हूं अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जहां पे आपको दो मेरिडियन लाइन दी होंगी और आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों मेरिडियन लाइन के बीच में कितना गैप है, तो आप बता देंगे कि ईस्ट में जाने पे हमारा समय पहले रहता है और वेस्ट में जाने पे समय हमारा पीछे रहता है। देशांतर रेखाओं पे पढ़ने के बाद, देशांतर रेखाओं के बारे में जब हमने पढ़ लिया, अब हमने जाना कि किस तरह से डिग्रियों में यानी डिग्री से आगे जाने पर, 1 डिग्री आगे जाने पर 4 मिनट का फर्क होता है और किस तरह से समय आगे रहता है और किस तरह से समय पीछे रहता है। अब हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में। देखिए जो मैंने रेड कलर से लाइन खींची है इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अब बात आती है कि इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को ऐसे जिगजैग करके टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया गया, मैं इसका रीजन बताता हूं। इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को इस तरह से खींचा गया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में जाने पर 1 दिन पहले होगा और पश्चिम में जाने पर 1 दिन बाद होगा। अगर यहां रविवार होगा तो यहां पर सोमवार होगा। वो समय के बारे में मैंने आपको भी समझाया था कि किस तरह से समय का फर्क पड़ता है। जब ये 12 घंटे का 24 घंटे का फर्क हो जाता है, 180 डिग्री इधर और 180 डिग्री इधर आने पर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो 180 डिग्री से होकर गुजरती है, इसको टेढ़ा और टेढ़ा क्यों बनाया गया इसका मैं आपको रीजन समझाता हूं। देखिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पहले 180 डिग्री से गुजारने का सोचा गया, लेकिन हुआ क्या, जब 180 डिग्री से सीधा गुजारा जा रहा था तो इससे साइबेरिया ही 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। इससे क्या होता, अगर ये साइबेरिया को क्रॉस करते हो जाता तो साइबेरिया के इतने वाले पोर्शन में आपका रविवार होता और इधर पोर्शन में सोमवार होता। तो इसलिए साइबेरिया से अलास्का को अलग करने के लिए, अलास्का को अलग करते हुए जिससे कि 2 देश अलग अलग हो जाए, इसीलिए हमने इस तिथि रेखा को पूर्व की तरफ मोड़ दिया। पूर्व की तरफ मोड़ने के बाद बेरिंग सागर से होते हुए इसे लेकर आया गया और हवाई द्वीप की तरफ होते हुए फिर इसे हवाई द्वीप की तरफ मोड़ दिया गया और फिर इसे नीचे लाते हुए फिजी द्वीप समूह, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को एक ही जगह रखा जा सके, इनमें भी समय का परिवर्तन ना हो, तिथि का परिवर्तन, एक ही जगह पे 2 तिथि ना हो, इसीलिए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पानी से होकर ही गुजारा गया, समुद्र के बीचों बीच से ही इसे गुजारा गया। कोशिश की गई कि इसे समुद्र में ही निकाला जाए, इसे किसी भी जमीन के टुकड़ों, जमीन को 2 पार्ट में डिवाइड ना करे, इस तरह से इसको आगे बढ़ाया गया। इसी कारण इसको सबसे पहले साइबेरिया को बचाते हुए इसे पूर्व में अलास्का की तरफ मोड़ा गया, बेरिंग सागर से लाते हुए इसको नीचे हवाई द्वीप लाते हुए, समोआ द्वीप से पास से गुजारते हुए फिजी द्वीप समूह, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को एक तरफ रखते हुए इसको नीचे ले जाया गया और इसको बनाया गया। इस तरह से अगर कोई भी नाविक पूर्व की तरफ जाता है तो वहां पर 1 दिन पहले होगा और पश्चिम की तरफ आता है तो वहां पर 1 दिन बाद होगा। इससे क्या होता है, अब आप देखिए, अगर किसी को 2 न्यू ईयर सेलिब्रेट करने हैं तो वो क्या करेगा, एक बार न्यू ईयर यहां सेलिब्रेट कर लेगा और तुरंत फिर इधर आकर अगले दिन न्यू ईयर यहां पे भी सेलिब्रेट कर लेगा। मतलब दोनों में समय के परिवर्तन होने के कारण यहां पे तिथि रेखा को भी यहां पे रविवार होगा, यहां सोमवार होगा। आशा करता हूं आज मैंने आपको जितना कुछ भी समझाया वो सब आपको समझ में आया होगा। आज हमने अक्षांश, देशांतर, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा व समय के बारे में विस्तार से जानकारी इकट्ठा की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।